हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे राइज ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक सर्किट जिसमें लगा हुआ है इंडक्टेंस और यहाँ पर कनेक्टेड है रेसिस्टेंस। यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर रेसिस्टर लगा हुआ है, और दोनों जो कंपोनेंट है उसको हमने कनेक्ट किया है ईएमएफ के साथ, मतलब बैटरी के साथ, और यहाँ पर कनेक्टेड है स्विच। तो जैसे हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, पूरी सर्किट में जो करंट होगा वो राइज करेगा। तो हमें डिस्कस करना है ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, या फिर बोल सकते हैं राइज ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो यहाँ पर अगर ये इंडक्टर नहीं लगा होता तो उस केस में क्या होता, अगर इंडक्टर नहीं लगा होता तो उस केस में जो सर्किट होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती। यहाँ पर कनेक्टेड है रेसिस्टेंस, यहाँ पर कनेक्टेड है ईएमएफ सोर्स बैटरी, और जो स्विच है उसको हमने क्लोज किया। जैसे हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो उस केस में जो करंट होगा पूरी सर्किट में रैपिडली इंक्रीज़ करेगा, और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो करंट होगा वो अपने स्टेडी स्टेट पर आ जाएगा। स्टेडी स्टेट पर आ जाएगा इसका मतलब जो करंट होगा वो अपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को अटेन कर लिया होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट पर जो करंट होगा वो और इंक्रीज़ नहीं करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो करंट होगा स्टेडी स्टेट पर वो होगा मैक्सिमम पॉसिबल करंट, और जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट है उसको हमने कंसिडर किया आई नॉट। और ये जो आई नॉट करंट होगा वो डिपेंड करेगा सर्किट का ईएमएफ कितना और जो सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है। तो यहाँ तो हमने डिस्कस किया अगर सर्किट में अगर इंडक्टर नहीं लगा होता है तो उस केस में क्या होता है, जो करंट होता है वो रैपिडली इंक्रीज़ करता है और उसके बाद अपने स्टेडी स्टेट पर आ जाता है। अगर सर्किट में अगर इंडक्टर लगे रहेगा तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है सेम सर्किट में लगा हुआ है इंडक्टर। तो जैसे हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो सर्किट में जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा, और जो करंट होगा वो सर्किटरी में राइज करेगा। तो करंट जो होगा वो इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो करेगा, और जो करंट है वो राइज कर रहा है तो करंट के फ्लो की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो भी इंक्रीज़ करेगी। करंट के फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगी वो इंडक्टर के अक्रॉस बनेगी, मतलब जो करंट होगा वो इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो करेगा, जिसके वजह से इंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो क्रिएट होगी। और जो करंट है सर्किट में राइज कर रहा है जिसके वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो भी इंक्रीज़ करेगी, हैंस जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी उसमें चेंज होगा। और एज पर दी फैराडे लॉ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो इंडक्टर है उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, और ईएमएफ के वजह से ये इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा करंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडक्टर करंट, या फिर सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं ये इंडक्टर में इंड्यूस होगा ईएमएफ। और जो ईएमएफ होगा उसका जो नेचर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि जो ईएमएफ होगा वो ये सोर्स को करंट को, ये जो सोर्स का जो करंट है उसको अपोज करेगा, या फिर बोल सकते हैं रेसिस्ट करेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो सोर्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इंडक्टर में जो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो ये सोर्स के करंट को करेगा अपोज, या फिर बोल सकते करेगा रेसिस्ट, जिसके वजह से होगा क्या, इनिशियली तो जो करंट होगा सर्किट में वो रैपिडली इंक्रीज़ करेगा, मगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो करंट होगा सर्किट में वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ये इंडक्टर के अक्रॉस, और ये जो ईएमएफ होगा वो सर्किट के करंट को करेगा अपोज, या फिर बोल सकते हैं रेसिस्ट, जिसके वजह से होगा क्या, सर्किट का जो करंट होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा इसका मतलब धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो सर्किट का जो करंट होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल करंट के क्लोज में होगा, मगर मैक्सिमम पॉसिबल करंट के कभी बराबर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो इंडक्टर का जो करंट होगा या फिर ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अपोज करते रहेगा जैसे ही करंट इंक्रीज़ करते जाएगा। हमें पता है इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इंडक्टर होता है वो चेंज इन करंट को, अगर करंट में अगर चेंज होता है तो उस चेंज इन करंट को अपोज करता है इंडक्टर। तो पर्टिकुलर टाइम के बाद सर्किट में जो करंट होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल करंट के बहुत क्लोज में होगा। तो यहाँ पर हमने जो स्विच है उसको हमने क्लोज किया टाइम ज़ीरो पर, तो उस केस में जो सर्किटरी में जो करंट होता है वो होता है ज़ीरो। ये जो टाइम ज़ीरो जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो इनफाइनाइटेसिमल पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये टाइम पर हमने जो स्विच है उसको हमने क्लोज किया, जिसकी वजह से सर्किट में जो करंट होता है वो होता है ज़ीरो। उसके बाद हमने टी टाइम बाद देखा, या फिर हमने थोड़े टाइम बाद देखा, सर्किट में जो करंट होता है वो होता है आई करंट। मतलब हमने सर्किट डिज़ाइन करी, हमने कंसीडर किया इंडक्टर, हमने कंसीडर किया रेसिस्टेंस, हमने कनेक्ट किया बैटरी, और हमने कनेक्ट किया स्विच। हमने स्विच को क्लोज किया। इनिशियली तो इंडक्टर में कोई करंट नहीं रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, और ये जो स्विच है उसको हमने क्लोज किया। जैसे हम लोग ये स्विच को क्लोज करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसको हमने कंसीडर किया t=0, और ये पॉइंट ऑफ टाइम में जो इंडक्टर में जो करंट होगा वो होगा ज़ीरो करंट। फिर उसके बाद टी टाइम पर हमने देखा ये पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो होता है आई करंट। तो ये जो आई करंट होगा वो कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहला अगर ये इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ई, और वो बराबर में होगा -L/di/dt। यहाँ पर ये जो L है वो है इंडक्टेंस इंडक्टर का, और ये जो di/dt है वो है रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
यहाँ पर हमने माइनस साइन इसलिए कंसीडर किया है कि जो इंडक्टर में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो सोर्स करंट के अपोजिट में होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने माइनस साइन कंसीडर किया। तो सर्किट का जो टोटल ईएमएफ होगा वो कितना होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सर्किट का जो टोटल जो ईएमएफ होगा वो बराबर में होगा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई इंटू आर। इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ई माइनस आई आर इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। यहाँ पर ये ई माइनस आई आर इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एल इंटू डी आई के डिनोमिनेटर में, तो हमें मिल जाएगा एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर ये जो एल इंटू डी आई ई माइनस आई आर और ये जो डी टी है इसको अभी हमें करना है इंटीग्रेट। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे दोनों को इंटीग्रेट, एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर इक्वल टू डी टी, दोनों को भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जब टाइम ज़ीरो होता है तो उस केस में जो करंट होता है वो होता है ज़ीरो सर्किट में, और जब टाइम टी होता है तो उस केस में जो सर्किट में जो करंट होता है वो होता है आई। तो सिमिलरली जब टाइम ज़ीरो होगा तो सर्किट में जो करंट होगा वो होगा ज़ीरो, और जब टाइम टी होगा तो उस केस में जो सर्किट में जो करंट होगा वो होगा आई, सर्किट में जो करंट होगा वो होगा आई। तो यहाँ पर ये जो एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एल डिवाइडेड बाई आर नेचुरल लॉग ई माइनस आई आर, और यहाँ पर हमने पुट करना है लिमिट, यहाँ पर ये ज़ीरो और यहाँ पर आई। सिमिलरली डी टी को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टी, और जो लोअर लिमिट होगी वो होगी ज़ीरो और जो अपर लिमिट होगी वो होगी टी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो आई और ये जो ज़ीरो है दोनों जो लिमिट है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस एल डिवाइडेड बाई आर नेचुरल लॉग ई माइनस आई आर। जब हम लोग आई को यहाँ पर आई की जगह पुट करेंगे तो हमें मिलेगा नेचुरल लॉग ई माइनस आई आर, फिर उसके बाद माइनस साइन। जब हम लोग ये ज़ीरो को आई की जगह पुट करेंगे तो जो आई इंटू आर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें मिलेगा नेचुरल लॉग और ई, तो हमें मिलेगा नेचुरल लॉग और यहाँ पर ई। और जब हम लोग लिमिट टी को पुट करेंगे टी की जगह, और जब ज़ीरो को पुट करेंगे टी की जगह, तो हमें मिलेगा टी माइनस ज़ीरो जो कि ऑब्वियसली होगा टी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो माइनस एल डिवाइडेड बाय आर होगा उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस आर डिवाइडेड बाय एल। यहाँ पर माइनस एल डिवाइडेड बाय आर है, इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस आर डिवाइडेड बाय एल इंटू टी। और यहाँ पर ये जो नेचुरल लॉग होगा नेचुरल लॉग ई माइनस आई आर माइनस नेचुरल लॉग इंटू ई, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई। सिमिलरली यहाँ पर ये नेचुरल लॉग ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई टू दी बेस ई इक्वल टू माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लॉग ऑफ ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई टू दी बेस ई, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं लॉग ऑफ 8 टू दी बेस 2, लॉग ऑफ 8 टू दी बेस 2, तो हमें मिलेगा 3, क्योंकि अगर हम लोग 2 टू दी पावर 3 कंसिडर करें तो हमें मिलेगा 8, 2 टू दी पावर 3 तो हमें मिलेगा 8। सिमिलरली अगर हम लोग कंसिडर करें ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी, तो वो बराबर में होगा ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई। तो हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी इक्वल टू ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई। तो यहाँ पर ये वाला जो ई होगा उसको हम लोग यहाँ पर भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा ई माइनस आई आर इक्वल टू ई इंटू ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो ई है, यहाँ पर ये ई माइनस आई आर, यहाँ पर ये जो ई है, ये वाला जो ई है उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे, तो जो प्लस ई होगा वो हो जाएगा माइनस ई, तो हमें मिल जाएगा आई इंटू आर इक्वल टू माइनस ई प्लस ई इंटू ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमें मिल जाएगा आई इंटू आर इक्वल टू ई माइनस ई इंटू ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जो ई होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा आई इंटू आर इक्वल टू ई 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। यहाँ पर ये हमें मिल रहा है आई इंटू आर, यहाँ पर ये आई इंटू आर, ये जो आई इंटू आर है, ये जो आर है वो सबस्क्रिप्ट में नहीं है, ये आई इंटू आर है जैसे कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया था। तो ये जो आर होगा उसको हम लोग ई के डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ई डिवाइडेड बाई आर, ये क्या होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था सर्किट में जो मैक्सिमम करंट जो फ्लो होगा, सर्किट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो होगा आई नॉट, और वो बराबर में होगा ई डिवाइडेड बाई आर के। तो यहाँ पर हमने सेम स्टेप कंसीडर किया वो वाला आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई एल इंटू टी।
तो ई डिवाइडेड बाय आर के जगह हम लोग पुट कर देंगे आई नॉट, तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय एल इंटू टी। तो यहाँ पर टी टाइम पर जो सर्किट में जो करंट होगा वो होगा आई, और जो आई करंट होगा वो कुछ इतना होगा। तो ये जो इक्वेशन है बहुत यूज़फुल इक्वेशन है। ये इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लोग प्रूव कर सकते हैं जब टाइम ज़ीरो होगा तो सर्किट में जो करंट होगा वो होगा ज़ीरो, और जब टाइम टी होगा तो उस केस में जो सर्किट में जो करंट होगा वो होगा आई। तो सिमिलरली अभी हम लोग वही प्रूव करेंगे, जब टाइम ज़ीरो होगा तो उस केस में जो सर्किट में जो करंट होगा वो होगा ज़ीरो। तो यहाँ पर ये जो टी है, टी के जगह हमें पुट कर देना होगा ज़ीरो, तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय एल इंटू ज़ीरो। तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर ज़ीरो माइनस आर डिवाइडेड बाय एल इंटू ज़ीरो, ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो, माइनस आर डिवाइडेड बाय एल इंटू ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो। हमें ई के पावर में मिलेगा ज़ीरो, ई टू दी पावर ज़ीरो होगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो इंटू आई नॉट हो जाएगा ज़ीरो। तो जो आई करंट होगा वो ज़ीरो के बराबर में होगा। तो जब टाइम ज़ीरो होता है तो उस केस में जो सर्किट में जो करंट होता है वो होता है ज़ीरो, जिसको यहाँ पर हमने प्रूव किया। सिमिलरली जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो उस केस में क्या होगा, या फिर बोल सकते हैं जब टाइम टी होगा तो उस केस में क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पर टी के जगह हम लोग पुट कर देंगे इनफाइनाइट, तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय एल इंटू इनफाइनाइट, माइनस आर डिवाइडेड बाय एल इंटू इनफाइनाइट। ये जो पूरा जो होगा ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय एल इंटू इनफाइनाइट, ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो। तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ज़ीरो, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1, 1 इंटू आई नॉट, हमें मिल जाएगा आई नॉट आई इक्वल टू आई नॉट। तो जब टाइम टी होगा, या फिर बोल सकते हैं जब टाइम इनफाइनाइट होगा, तो जो सर्किट में जो करंट होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल करंट के बहुत क्लोज में होगा, मगर मैक्सिमम पॉसिबल करंट के कभी भी बराबर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्किटरी में लगा हुआ है इंडक्टर। अगर सर्किट में अगर इंडक्टर नहीं लगा होता तो उस केस में जो सर्किट का जो करंट होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल करंट के बराबर में होता, मगर सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड है, जिसके वजह से क्या होगा, जो मैक्सिमम करंट होगा, आई मीन जो सर्किट का जो करंट होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल करंट के क्लोज में होगा। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अगर टाइम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के बराबर में हो तो उस केस में क्या होगा। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जब टाइम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के बराबर में होगा। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट को हम लोग शो करते हैं टाउ से, और जो टाउ होता है वो बराबर में होता है एल डिवाइडेड बाय आर के, और जो एल होता है वो होता है इंडक्टेंस की वैल्यू, इंडक्टर का इंडक्टेंस, और जो आर होता है वो होता है रेसिस्टर का रेसिस्टेंस। तो जब टाइम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, तो जब टाइम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के बराबर में होगा, मतलब एल डिवाइडेड बाय आर के बराबर में होगा, तो उस केस में सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है, यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है, टी के जगह हम लोग पुट कर देंगे, पूरा इक्वेशन कंसीडर करेंगे, और टी के जगह हम लोग पुट कर देंगे टाउ, जो कि होगा इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, और जो टाउ होगा वो बराबर में होगा एल डिवाइडेड बाय आर के। तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट, हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय एल इंटू एल डिवाइडेड बाय आर आर कैंसिल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1, ई टू दी पावर माइनस 1 ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ई। तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ई की जो वैल्यू होगी वो होगी 2.718, तो जो ई की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट 2.718 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.718। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट 0.632, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू 0.632 इंटू आई नॉट। तो जब टाइम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के बराबर में होगा तो उस केस में जो सर्किट का जो करंट होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल करंट के रेस्पेक्ट में 63.2% इंक्रीज़ कर गया होगा। यहाँ पर 0.632, अगर हम लोग डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा 63.2% समवेयर। तो जब टाइम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के बराबर में होगा तो उस केस में जो सर्किट का जो करंट होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल करंट के रेस्पेक्ट में 63.2% इंक्रीज़ कर गया होगा। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट इज द टाइम इन विच द करंट रीच टू इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बाय 63.2% फ्रॉम ज़ीरो। अगर एक LR सर्किट का अगर टाइम कांस्टेंट अगर कम होता है तो उस केस में जो करंट होगा वो अपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के रेस्पेक्ट में 63.2% इंक्रीज़ करने के लिए कम से कम टाइम लेगा, और उस केस में सर्किट में जो करंट होगा वो रैपिडली ग्रो करेगा, या फिर बोल सकते हैं जो करंट का जो राइज होगा वो रैपिड होगा। रैपिड मतलब जो करंट होगा जल्दी जल्दी इंक्रीज़ करने लगेगा सर्किट में। सिमिलरली अगर टाइम कांस्टेंट अगर ज़्यादा होता है
तो उस केस में जो करंट होगा वो अपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के रेस्पेक्ट में 63.2% वैल्यू को अटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा, जिसके वजह से सर्किट में जो करंट का जो ग्रोथ होगा या फिर बोल सकते हैं करंट का जो राइज होगा वो कम होगा। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो ग्राफ के हेल्प से अगर हम लोग इसको समझेंगे तो जो कॉन्सेप्ट होगा हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस पे करंट और एक्स एक्सिस पे हमने कंसीडर किया टाइम कांस्टेंट, और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है मैक्सिमम पॉसिबल करंट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर टाइम कांस्टेंट अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो करंट होगा वो अपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के रेस्पेक्ट में 63.2% वैल्यू को अटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा। हैंस सर्किट में जो करंट जो ग्रोथ करेगा वो कम होगा, मतलब जो करंट होगा वो रैपिडली इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, सर्किट में ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। सिमिलरली अगर टाइम कांस्टेंट अगर कम होता है तो उस केस में जो करंट होगा वो अपने 63.2% वैल्यू को अटेन करने के लिए कम से कम टाइम लेगा। हैंस सर्किट में जो करंट होगा वो रैपिडली इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है मैक्सिमम पॉसिबल करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहली वाली जो कर्व है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि मान लेते हैं हमारे पास 3 LR सर्किट है, पहली वाली LR सर्किट, दूसरी वाली LR सर्किट और तीसरी वाली LR सर्किट, और तीनों का जो प्लॉट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो पहली वाली जो LR सर्किट है उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो कम है, और जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाएंगे तो जो टाइम कांस्टेंट होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो पहली वाली जो LR सर्किट है उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो कम है, इसका मतलब जो करंट होगा वो अपने 63.2% वैल्यू को जल्दी से अटेन कर लेगा, जो कि हमें ये वाली कर्व इंडिकेट कर रही है कि जो करंट है वो अपने 63.2% वैल्यू को जल्दी से जल्दी अटेन कर ले रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 63.2%। तो यहाँ पर जो करंट है वो अपने 63.2% वैल्यू को जल्दी से अटेन कर ले रहा है, फिर उसके बाद जो करंट होगा वो सर्किट में ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा इंडक्टर के वजह से। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया दूसरी LR सर्किट, दूसरी LR सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो अपने 63.2% वैल्यू को अटेन करने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। अगर टाइम कांस्टेंट अगर ज़्यादा होता है ना, और अगर हम लोग ग्राफिकली अगर हम लोग समझ रहे पूरे कॉन्सेप्ट को, तो ये जो कर्व होगी वो एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा डिविएट करेंगी अगर टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होता है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो टाइम कांस्टेंट है वो ज़्यादा है और ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा डिविएट कर रही है। हैंस 63.2% वैल्यू अटेन करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है। सिमिलरली जो करंट होगा उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लगेगा पूरे सर्किट में। सिमिलरली एक तीसरी वाली LR सर्किट, उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब 63.2% वैल्यू अटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा सर्किट को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट होगा वो 63.2% वैल्यू को अटेन करने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। यहाँ पर ये वाली जो कर्व है वो ज़्यादा एक्स एक्सिस की तरफ डिविएट हो रही है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो कर्व है वो ज़्यादा एक्स एक्सिस की तरफ डिविएट कर रही है और 63.2% वैल्यू को अटेन करने ज़्यादा टाइम ले रही है। अगर हम लोग सिंपल वे में अगर समझे ना, और ये जो कर्व है अगर ये कर्व अगर ज़्यादा स्लैंट होती है तो उसका मतलब जो 63.2% वैल्यू अटेन करने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, हैंस टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है। तो ये वाली जो कर्व है वो ज़्यादा स्लैंट है, हम लोग देख सकते हैं, तो 63.2% वैल्यू अटेन करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है और जो टाइम कांस्टेंट है वो भी ज़्यादा है जो कि है τ3।